हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक, तीसरा हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक आद ऐतिहासिक काल। तीसरा है हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल। इन तीनों भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए जो है प्राचीन भारत के इतिहास को विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत के इतिहास का काल कब से कब तक है? 30 लाख BC से 712 AD। 30 लाख BC से 712 AD। थोड़ा थोड़ा इन काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक इस काल का मतलब होता है कि वैसा समय जिस समय ना लिखित साधन उपलब्ध था और ना ही मानव पूर्ण रूप से सभ्य बना था, इसलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल के बारे में जो जानकारी प्राप्त होता है वह टोटली उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल जो है प्रागैतिहासिक काल में शामिल होगा। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? नालिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ना ही मानव पूर्ण रूप से सभ्य बना था। इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का काल। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का काल। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का काल प्रागैतिहासिक काल में आएगा। दूसरा है आध ऐतिहासिक। आध ऐतिहासिक वैसा काल जिसमें लिखित साधन तो उपलब्ध है लेकिन उसका अभी तक अर्थ नहीं निकाला गया है, उसी काल को आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें क्या है? लिखित साधन उपलब्ध। लिखित साधन उपलब्ध है लेकिन उसका अर्थ अभी तक नहीं निकाला गया। आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साधन उपलब्ध है लेकिन उसका अर्थ अभी तक नहीं निकाला गया है। जैसे में हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वैसा काल जिसमें हम लोगों के पास लिखित साक्ष्य भी है और उसका अर्थ भी निकाल लिया गया है। साथ ही साथ मानव उस समय पूर्ण रूप से सभ्य भी बन गया था। उस काल को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। लिखित जो साक्ष्य है उसका अर्थ भी निकाल लिया गया है और मानव पूर्ण रूप से सभ्य बन गया है। यहाँ लिखेंगे
लिखित साक्ष्य का अर्थ भी निकाला गया है और मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी बन गया था। मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी बन गया था। तो इस समय के काल को क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है एग्जाम्पल के रूप में 600 BC से 600 ईसा पूर्व से अभी तक का काल ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। 600 ईसा पूर्व से अभी तक का काल ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत क्या है। स्रोत मतलब किस किस चीज़ से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। हम लोग लिख लेते हैं स्रोत। स्रोत को भी हम लोग 3 भागों में विभाजित करेंगे। स्रोत को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक। दूसरा है साहित्यिक। तीसरा विदेशी। पुरातात्विक स्रोत में 4-5 चीज़ हम लोग यहाँ शामिल कर सकते हैं, जैसे अभिलेख, मूर्तिकला, चित्रकला, उसके बाद सिक्का, फिर भवन एवं स्मारक। भवन एवं स्मारक। साहित्यिक स्रोत तो नाम से ही स्पष्ट है कि साहित्य से संबंधित है। साहित्यिक स्रोत को भी हम लोग 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड अध्ययन की सुविधा के लिए कर सकते हैं। साहित्यिक में कौन कौन सा आएगा? धार्मिक ग्रंथ और धर्मेतर ग्रंथ। धर्मेतर मतलब धर्म से इतर, इसको लौकिक ग्रंथ भी कहते हैं। जो धर्म से अलग हो, धर्मेतर ग्रंथ। विदेशी स्रोत में विदेश के स्रोत को शामिल करेंगे। विदेशी स्रोत में विदेश के स्रोत, जैसे यूनानी ग्रंथ, यूनानी, उसके बाद चीन का ग्रंथ, फिर अरबी ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत कुछ ग्रंथ ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, और यहाँ पे लास्ट में जैन धर्म ग्रंथ। यूनानी, चीनी और अरबी, इसको हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो पहला जो सबसे मेन है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं? अभिलेख के बारे में हम लोग जानते हैं। अभिलेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। एपिग्राफी, इसके अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख शास्त्र।
अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। भारत में हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया है वह अशोक का अभिलेख है। सर्वप्रथम कौन सा अभिलेख पढ़ा गया? सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया। किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को 1837 में अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। लिखा था किसने? अशोक के अभिलेख को किसने लिखा था? चापड़ ने अशोक के अभिलेख को लिखा था। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग अभिलेख को शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत इसके अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। सबसे पहले जो है मौर्य वंश का शासक अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। और लिखा था किसने? चापड़। अशोक के अभिलेख को किसने लिखा था? चापड़। अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसके साथ साथ खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का भी प्रयोग किया है। इसके अधिकतर अभिलेख को जो लिखा गया है वह ब्राह्मणी लिपि। इसके अधिकतर अभिलेख को ब्राह्मणी लिपि में, इसके साथ साथ ग्रीक, अरमाइक इत्यादि लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। ब्राह्मणी लिपि के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ब्राह्मणी लिपि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणी लिपि के जो जनक थे भगवान ब्रह्मा थे, और इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। ब्राह्मणी लिपि के जनक कौन थे? भगवान ब्रह्मा। इस लिपि को जो है ब्राह्मणी लिपि को जो है बाएं से दाएं, बा से ब्राह्मणी, बा से बाएं से दाएं, ब्राह्मणी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। ब्राह्मणी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख अगर पूछा जाए कि अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो अशोक का अभिलेख प्राकृत भाषा या इसी को अर्धमागधी, प्राकृत भाषा में लिखा गया। अशोक के अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अभिलेख और उससे संबंधित शासक कौन कौन है उसको थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। अभिलेख का नाम यहाँ लिखते हैं। अभिलेख संबंधित शासक। कुछ अभिलेख और उससे संबंधित शासक। तो पहला अभिलेख लिखते हैं हम लोग प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से कौन शासक संबंधित है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। दूसरा जो अभिलेख है ऐहोल।
एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। तीसरा अभिलेख की अगर हम लोग बात करें, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख की शासक से संबंधित है खारवेल। चेदी वंश का शासक था यह खारवेल। गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन से संबंधित है। मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय। मंदसौर। कुमारगुप्त प्रथम। मधुबन और बांसखेड़ा। सबसे लास्ट जो है मधुबन और बांसखेड़ा। हर्षवर्धन से संबंधित है। यहाँ पर कुछ अभिलेख उससे संबंधित शासक। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। हाथी गुम्फा खारवेल। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम। मधुबन या बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट अभिलेख है, इसको हम लोग देखते हैं। बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख जो है मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इसका काल जो है 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख को संधि पत्र अभिलेख भी कहा जाता है। इसी अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से चलकर सबसे पहले ईरान में रुके थे। उसके बाद वहाँ से उन लोगों ने दो शाखाओं में विभाजित हो गए और पूरब और पश्चिम की तरफ गए। पूरब में जो गए उन्होंने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया और पश्चिम में जो गए उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को जन्म दिया। इस अभिलेख का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस अभिलेख में वैदिक देवता जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन चारों का उल्लेख किया गया है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन चारों का अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख में, इन चारों का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में कर दिया गया है। तो बोगाज कोई अभिलेख के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, जो 1400 BC का है। इस बोगाज कोई अभिलेख को संधि पत्र अभिलेख भी कहते हैं। इसे संधि पत्र अभिलेख भी कहा जाता है। इसी अभिलेख से सबसे पहले पता चलता है कि मध्य एशिया से आर्य लोग जो है सबसे पहले ईरान में रुके थे। उसके बाद ईरान से दो शाखा में विभाजित हो गए। एक शाखा पूरब की ओर, दूसरी शाखा पश्चिम की ओर गई। पूरब की ओर जो शाखा गई उन लोगों ने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया और पश्चिम की ओर जो शाखा गई उन लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को जन्म दिया। यहाँ पर जो एक और पॉइंट है कि इस अभिलेख में, बोगाज कोई अभिलेख में सर्वप्रथम जो है वैदिक देवता
बोगाज कोई अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्र और नासत्य, इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख, इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में किया गया है। आगे कुछ अभिलेख और है, उसके बाद हम लोग भवन स्मारक मुद्रा सिक्का, इसकी जानकारी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।